वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं जुलाई 2023 की, और उसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज़ है हमारी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की, जिसमें हमने 2021-22 तो पहले से ही कर रखे हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सभी शिफ्टों के। ये हम लेटेस्ट वाले कर रहे हैं 2022-23, जो अभी रिसेंट में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसी में जो है आज की क्लास में 7 फरवरी 2023 का जो पेपर है वो करेंगे। और ये प्लेलिस्ट अगर आपने शुरू से नहीं देखी है, मतलब जहाँ से पेपर स्टार्ट हुए तो आप स्टार्टिंग से ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको सारे मल्टीपल शिफ्ट में जो 2023 में क्वेश्चन बने थे वो सारे के सारे मिल जाएंगे, और उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हमने अच्छे से किया है। तो आज की क्लास में 7 फरवरी का पेपर देखेंगे। अगर आपको साइंस के एनसीईआरटी नोट्स चाहिए 6, 7, 8 की कंप्लीट समरी, और साथ में ये 2022-23 के प्रीवियस ईयर विद आंसर्स और 2021-22 के ऑल शिफ्ट के विद प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है विद आंसर्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप मेरी मेल आईडी या व्हाट्सएप के थ्रू 9411662115 पे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं रिगार्डिंग नोट्स। आपको क्या करना होगा, 120 रुपीज़ जो है वहाँ पर पे करने होंगे। मैं बता दूंगी किस तरह से पेमेंट करनी है यूपीआई आईडी के थ्रू, और जैसी पेमेंट होगी आपको व्हाट्सएप पर जो नोट्स हैं और प्रीवियस ईयर हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और फ्यूचर में भी जैसे स्पेशल मैराथन आएंगी, लास्ट टाइम में जो हम की वीडियोस देखते हैं जिसमें की स्पेशल कुछ टॉपिक्स होते हैं वो कवर करते हैं, उन सब की पीडीएफ भी मिल जाएंगी आपको। जो बच्चे नोट्स परचेज करेंगे तो उनको टाइम टू टाइम जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगी वो भी फ्यूचर में मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। काफ़ी सही क्वेश्चन था 2021-22 में भी, इसके रिगार्डिंग जो मल्टीपल शिफ्टों में क्वेश्चन बने थे वहाँ भी ऐसा क्वेश्चन था, और ये 2022-23 में भी आया। तो प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। Why is cellulose rich food a source of roughage in human being? मानवों में जो सेलुलोज समृद्ध भोजन होता है वो रुक्षांश का एक स्रोत होता है। देखिए, जो पहली बात आपको पता होना चाहिए, जो सेलुलोज होता है ये छिलकों वगैरह में या प्लांट जो होते हैं, पौधे जो होते हैं उनमें मिलता है। तो जानवर जो होते हैं, जो आपके हर्बीवोरस होते हैं, जो क्या होते हैं आपके शाकाहारी होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं इसी वजह से। और ये जो सेलुलोज है इसको डाइजेशन होने में बहुत टाइम लगता है, इसी वजह से जो उनकी छोटी आंत होती है, जो आपके हर्बीवोरस होते हैं उनकी छोटी आंत जो होती है इसी वजह से लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोरस जो आपके मांसाहारी होते हैं, क्योंकि जो सेलुलोज होता है इसको पचाने में क्या होता है, टाइम लगता है। तो ये जो सेलुलोज है हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करती। हमारी बॉडी में जो सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं वो हमारी बॉडी में नहीं होते। तो ये क्या होता है, जो हम लेते हैं ना सेलुलोज, वो एज इट इज़ हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो वो हमारे स्टूल को पास होने में, या एज हम ये कहेंगे कि रफेज की तरह जो है हमारी बॉडी में वहाँ पर काम करता है। ये एब्जॉर्ब नहीं करती। सेलुलोज इज डाइजेस्टेड एंड इजेस्टेड एट रफेज। सेलुलोज जो होते हैं जो पचाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ह्यूमन जो होते हैं वो सेलुलोज को नहीं पचा सकते और रुक्षांश के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ये भी गलत है। मानवों में सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं होते, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी कि जो मानव होते हैं उनमें ये सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं पाए जाते। इसी वजह से हम इन्हें बिना डाइजेस्ट करे हमारी बॉडी में से ये एज इट इज़ क्या होता है, एक्रीट वहाँ पर बाहर निकल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 मेटल बॉल्स एक्स एंड वाई ऑफ सेम वॉल्यूम एंड विद ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर। 2 धातु की क्या है, गेंदे हैं, एक्स और वाई हैं। उनका जो आयतन है, जो वॉल्यूम है वो समान है, और उनकी जो दोनों बॉल हैं उनकी जो घनत्व है, जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से क्या है, वो ज़्यादा है। जल से अधिक घनत्व की ये धातु की गेंदें हैं। आर फुली सबमर्ज इनटू 2 आइडेंटिकल ग्लासेस ए एंड बी। 2 सर्वसम ग्लासों में ए और बी में इनको क्या करा जाता है, डुबोया जाता है। मास ऑफ एक्स इज 3 टाइम देन ऑफ वाई। जो मास है एक्स का, हम ये कहेंगे वो 3 गुना है, 3 गुना ज़्यादा है वाई गेंद से। यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में दिया है कि मास जो है, जो आपका द्रव्यमान है बॉल एक्स का, वो 3 गुना है, 3 टाइम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाई। इन विच ऑफ द 2 ग्लासेस विल द लेवल ऑफ वाटर बी ग्रेटर। दोनों ग्लासों में से किस में जल का स्तर अधिक होगा, ये हमें बताना है। देखिए, जो जल का स्तर है ये डिपेंड करता है आपका बुआंट फोर्स पर, उत्प्लावन बल पर। और ये जो उत्प्लावन बल है, बुआंट फोर्स है, ये कैसे काम करती है, जितना पानी जो है वस्तु के द्वारा हटाया जाता है। अब देखिए, क्योंकि दोनों का आयतन सेम है, जो जगह घेर रही है, वॉल्यूम क्या है, जितनी वो जगह घेर रही है वही तो वॉल्यूम होता है, वही तो आयतन होता है। तो दोनों जो पानी में जगह घेर रही हैं सेम घेर रही हैं। अब जब दोनों का वॉल्यूम सेम है और सेम जगह ये पानी में घेर रही हैं, तो इनके द्वारा जो पानी हटाया जाएगा दोनों बोल के द्वारा ग्लास ए और बी में, वो समान होगा। तो जब पानी दोनों के द्वारा बराबर हटाया गया होगा
होगा तो नीचे से जो बुआंड फोर्स लगेगी दोनों के केस में वो भी क्या होगी, दोनों की सेम होगी। और इसी वजह से हम ये कहेंगे लेवल ऑफ वाटर विल बी द सेम इन बोथ ए एंड बी। जल का स्तर ए और बी दोनों में समान होगा, यहाँ मास से कोई मतलब अब नहीं रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा आंसर यहाँ पर होगा। ये थर्ड क्वेश्चन, ये जितने भी हमने अब तक शिफ्टों के क्वेश्चन करे 17 से 18 शिफ्ट के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए 2023 के, किसी में ऐसा क्वेश्चन नहीं बना। ये लास्ट डे था, पता नहीं क्या इनके दिमाग में आया सीटेट वालों के, कभी कभी ये क्वेश्चन ना बिना देखे रख देते हैं और ये भूल गए, इनको लगा होगा बस ऐसे ही लिख रखा है छोटा छोटा सा, ये क्वेश्चन तो ईजी होगा 6, 7, 8 में बच्चे पढ़ते होंगे, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन जो है आपका हायर लेवल क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को मुझे लगता है मोस्टली बच्चों ने छोड़ा ही होगा, क्योंकि इसको हमने कहीं से कहीं तक नहीं पढ़ा है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एक या दो, देखिए एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिला है अब तक के जितने भी 18 सेट जो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट एक्स एंड वाई आर गिवन, 3 अवयव हैं एक्स वाई जेड और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमको यहाँ पर दे रखे हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि पहली शेल में देखिए आपको पता है 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं, दूसरी शेल में आपके 8 होंगे, तो यहाँ पर पहली में 2 हैं, दूसरी में 4 हैं। वाई के केस में पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जेड जो एलिमेंट है यहाँ तत्व दे रखा है, उसके केस में पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और जो दूसरी शेल है उसमें उसका 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लेते हैं। ये लिखा है एलिमेंट, ये क्या लिखा है आपका तत्व। एलिमेंट जो होते हैं उनमें क्या होता है, सिंगल एटम जो है देखने को मिलते हैं। जैसे कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, उसमें जो छोटा कण होता है वो होता है एटम, अणु। और इस एटम के अंदर क्या होते हैं, 3 चीज़, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पर निगेटिव चार्ज होता है और ये इर्द गिर्द क्या होता है, चक्कर लगाते रहते हैं अपनी कक्षाओं में, अपनी शेल में। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, ये चक्कर लगाते हैं। बीच में कौन होता है आपके, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन जो है वो सेंटर में होते हैं। तो इस तरह से पूरा आपका एटम होता है, आपका अणु होता है। और एलिमेंट क्या है, एलिमेंट वो होता है, तत्व वो होता है जिसमें एक ही प्रकार के एटम होते हैं। जैसे ऑक्सीजन बोला मैंने तो O2, इसमें जो एटम है वो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ही एटम हैं। तो जब एक ही प्रकार के तत्व, एक ही प्रकार के अणु होते हैं, एटम होते हैं, तो वो आपका एलिमेंट कहलाता है, तत्व कहलाता है। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड। अब हमको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड, निम्न में से कौन सा यौगिक बन सकते हैं। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए, मैंने किसी सेट में ये समझाया भी था कि कंपाउंड क्या होते हैं और एलिमेंट क्या होते हैं। तो एलिमेंट अब आपको क्लियर हो गया। कंपाउंड में क्या होगा, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मेरी यहाँ पर क्या है, कंपाउंड है। H2O वाटर क्या है, मेरा कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के जो एटम हैं वो देखने को मिलेंगे। इसमें कार्बन का 1 एटम है और साथ में आपके इसके ऑक्सीजन के यहाँ पर क्या है, 2 एटम हैं। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के एटम देखने को मिलते हैं तो वो फॉर्म करते हैं क्या, कंपाउंड। और कंपाउंड जो बनता है उसमें ये फिक्स्ड प्रपोर्शन में होते हैं, इनका एक फिक्स्ड रेशियो होता है जिसमें ये फॉर्म होते हैं। तो जैसे पानी है, पानी में सारे, पानी क्या है, सब में क्या है, जो पूरा कंपाउंड, पानी क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि सारे उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, H2O हैं, H2O। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये होते हैं आपके क्या, कंपाउंड। और एलिमेंट मुझे लगता है आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, कौन सा यौगिक बन सकते हैं, कौन से कंपाउंड यहाँ पर बन सकते हैं। देखिए सब अपनी शेल को, अपनी कक्षा को इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी में 8। तो हर कोई अपनी कक्षा को पूरा करना चाहता है, तो वो जो एलिमेंट हैं वो पास आएंगे जो एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं वाई को देखूँ तो इसकी पहली शेल तो फुल है लेकिन दूसरी शेल में 7 है, और अगर इसे एक और मिल जाए तो इसकी कक्षा यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, इसकी शेल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। सेम ऐसी अगर मैं जेड की बात करूँ, देखिए या तो ये क्या करेगा, शेल को ख़त्म ही करने की कोशिश करेगा। यहाँ से अगर एक चला जाए, ये तो इसकी पूरी शेल यहाँ पर कंप्लीट रहेगी, 2 पहली शेल में 2 ही रहते हैं। अगर ये एक अपना छोड़ दे और इसको दे दे तो ये तो अपना पूरा 8 कंप्लीट कर लेगा और ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो इसकी एक में सिर्फ 2 ही रह जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों जो हैं यहाँ पर कंपाउंड बना सकते हैं, क्योंकि ये कक्षाएं क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे एक दूसरे की। तो वाई और जेड जो है कंपाउंड यहाँ बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। पूरी तरह से मैंने कोशिश करी कि किसी लेवल तक आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th।
जो कथन दिए हैं उनको पढ़ना है और सही विकल्प का यहाँ पर चयन करना है। ये देखिए समझ वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे पोलियो के बारे में तो हमने पढ़ा है कि ये वायरस से होती है, इससे ज़्यादा तो हम और कुछ नहीं पढ़ते। अब ये क्वेश्चन समझ वाला क्वेश्चन है कि आपको दिमाग से, समझ से जो है इस क्वेश्चन को करना है। पोलियो ड्रॉप्स जो दी जाती हैं शुड नॉट बी गिवन टू द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डायरा। अतिसार से पीड़ित बच्चों को पोलियो की बूंदें नहीं पिलाई जाती। क्यों? क्योंकि डायरिया में अगर उनको पोलियो की बूंदें पिलाई जाएंगी तो जो पोलियो की बूंदें हैं वो उनके शरीर में से, डायरिया में जब क्योंकि उनको पॉटी आएगी तो उसमें क्या होगा, वो उनके शरीर से निकल जाएंगी, या जो उल्टियाँ वो करेंगे उसके माध्यम से वो जो पोलियो की ड्रॉप्स हैं वो निकल सकती हैं। तो ये बात यहाँ पर सही है और इसके पीछे का जो रीज़न दिया है वो भी यहाँ पर सही है कि पोलियो की बूंदें जो होता है अतिसार की वजह से क्या होता है, निकल जाती हैं। इसी वजह से जब डायरिया होता है तो पोलियो ड्रॉप जो बच्चों को है वो नहीं दी जाती, और ये जो पोलियो ड्रॉप दी जाती हैं 5 साल तक के बच्चों को ये ड्रॉप्स दी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है मेरा यहाँ पर सही होगा। दोनों सही हैं और S2 जो है वो S1 की सही एक्सप्लेनेशन, सही व्याख्यान भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, इस पे यहाँ पर हमें क्या करना है, मैचिंग करना है। मल जल के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। मैच द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीवेज। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, आपको जीवाणु संक्रमण क्या होता है हम पढ़ते भी हैं। ये जो कॉलेरा होता है, ये जो हैज़ा होता है, ये क्या होता है, ये आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। विवियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से ये होता है। तो यहाँ पर इसके मिलान हम बहुत इजीली कर सकते थे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीवाणु संक्रमण यहाँ पर क्या है, वो हमारा हैज़ा है, कॉलेरा है। तो ए का मिलान यहाँ से होना है 3rd पर, और ए का मिलान 3rd पर 2 ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखते हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं और कार्बनिक अशुद्धियाँ और अकार्बनिक अशुद्धियाँ यहाँ पर जो है हमें बताने हैं। तो आपको अब ये याद रखना होगा, जो इन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो आपकी अकार्बनिक अशुद्धियाँ होती हैं, उसमें क्या आते हैं, उसमें नाइट्रेट और फोस्फेट, ये रट लीजिएगा, फोस्फेट। तभी मैं कह रही हूँ प्रीवियस ईयर देखने बहुत ज़रूरी है, बहुत सी नई बातें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो याद रखेंगे जो इन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं, अकार्बनिक अशुद्धियाँ हैं, उसमें क्या आते हैं आपके नाइट्रेट और फोस्फेट। तो बी का मिलान फर्स्ट से होगा, जो हमें 3rd ऑप्शन में नहीं मिलता। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वही हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ए का मिलान 3rd से, बी का मिलान फर्स्ट से। नाइट्रेट और फोस्फेट जो होते हैं, रट लीजिएगा, नाइट्रेट और फोस्फेट जो होती हैं वो हमारी इनऑर्गेनिक अकार्बनिक अशुद्धियाँ होती हैं। और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में क्या आ जाएंगे आपके पेस्टिसाइड, जो कीटकनाशी होते हैं, कार्बनिक अशुद्धियों के अंदर वो आते हैं। और देखिए न्यूट्रेंट के बारे में, हम मीजल्स का तो यहाँ पर कोई कनेक्शन किसी से नहीं आएगा। तो ये जो कि मीजल्स होती हैं, ये जो खसरा होती है, ये बैक्टीरियल नहीं, ये क्या होती है आपकी वायरल डिजीज़ होती है, ये आपकी वायरस से होती है। तो किसी भी ऑप्शन में 5th यहाँ पर मिलान नहीं होगा, ना ही ये न्यूट्रेंट है, ना ये ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है, ना ऑर्गेनिक। तो किसी भी ऑप्शन में अगर 5th आ रहा था वो तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, एलिमिनेट हो जाती है। इस तरह की भी टेक्निक आप अपना सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और हम ये तो पढ़ते ही हैं कि जो न्यूट्रेंट्स की तरह काम करते हैं उसमें क्या आता है आपका फोस्फोरस आ जाता है। पोषक तत्व जो होता है वो आपका फोस्फोरस होता है। इसकी नीड हमारी बॉडी को भी होती है, और मिल्क में जो है ये पाया जाता है, फोस्फोरस जो होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये न्यूट्रेंट होता है, आपका एक पोषक तत्व है। ये भी आसान था। डी का आपका मिलान 2nd होता है, और डी का मिलान 2nd जो है दोनों ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है फिलहाल। तो याद रखेंगे जो न्यूट्रेंट है इंपॉर्टेंट है, जो फोस्फेट होते हैं, कैल्शियम हो गया, ये सब क्या है, ये आपके पोषक तत्व हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये क्वेश्चन इजी है। आर्टरीज और वेन, धमनी और शिरा के बारे में मैंने इतनी बार बता दिया है कि अब इस क्वेश्चन को आप पॉज करेंगे और खुद अपने आप से आंसर जो है करने की कोशिश करेंगे। डैश हैव थिन वॉल्स, पतली भित्तियाँ किस में होती हैं, वो आपकी वेन्स में होती हैं, शिराओं में होती हैं, क्योंकि वो नीचे से ऊपर तक, हार्ट तक हमारा जो ब्लड है उसको लेकर जाने का काम करती हैं। तो वो धीरे धीरे लेके जाती हैं। तो उनकी जो वॉल्स होती हैं, जो उनकी भित्तियाँ होती हैं, वो पतली होती हैं। उसके बाद डैश हैव थिक इलास्टिक बॉल, जो थिक इलास्टिक बॉल नहीं सॉरी वॉल, जो थिक इलास्टिक मोटी लचीली भित्ती जो होती हैं वो आपकी किस में होती हैं, वो आर्टरीज में होती हैं, वो धमनियाँ में होती हैं। इनमें ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड होता है और इसमें डीऑक्सीजनेटेड
कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। फिर उसके बाद ब्लड फ्लो एट हाई प्रेशर इन डैश, तो जो आर्टरीज होती हैं उनमें ऊपर से नीचे जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट तक ब्लड जाता है, तो सीधी सी बात है वो हाई प्रेशर पर जाता है। तो ब्लड हाई प्रेशर पर फ्लो करता है किन में, आपकी आर्टरीज में। तो यहाँ पर वेन, आर्टरी, आर्टरी, तो अभी दो ऑप्शन जो हैं एक साथ हमारे यहाँ पर जा रहे हैं। वॉल्स आर प्रेजेंट इन द डैश, अभी पीछे भी समझाया था, कपाट जो है डैश में उपस्थित होते हैं जो रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने में सहायता करते हैं। दैट हेल्प द ब्लड टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, मतलब ऊपर की तरफ जाता है जब ब्लड, तो ये वॉल्स लगे होते हैं ताकि वो बंद होते चले जाएं, ताकि जो ब्लड है वो वापस नीचे को ना आ पाए। तो ये जो वॉल्स होते हैं ये किस में होते हैं, ये बहुत बार पढ़ लिया है, ये आपकी वेन्स में ही होते हैं। तो इसी तरह से जो है यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर जो डी है, डी यहाँ पर क्या है, ये हमारा वॉल्स हैं, ये हमारे कपाट हैं जो हमारी शिराओं में, वेन्स में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, देखिए जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा लगे कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा को चीज़ें जो इसमें पूछी गई हैं वो हमने नहीं पढ़ी हैं, तो उसमें ज़रूर कोई एक ऐसा पॉइंट दे रखा होगा जो आपने पढ़ा होगा और याद रखेंगे, उसी के आधार पर आप अपने आंसर पर डेफिनेटली पहुंचेंगे। क्योंकि सीटेट में मैंने ये देखा है, जब सीटेट कुछ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस या कुछ ऐसे पॉइंट्स पूछता है जो हम नहीं पढ़ते, तो उनमें ज़रूर कोई एक ऐसा पॉइंट छुपा होता है जो हम पढ़ते हैं और उससे हम आंसर तक ज़रूर पहुँच जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने पीछे ही बताया था कि फ्यूज़ वाला आपसे पूछेगा कि फ्यूज़ किस तरह के मटेरियल को हम एज अ फ्यूज़ यूज़ करेंगे, यही यहाँ पर हमें बताना है किस पदार्थ को एक फ्यूज़ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फ्यूज़ हमारे जो हैं इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं, विद्युत परिपथ जो होते हैं उनमें लगाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एक जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उस मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट वगैरह होने के चांसेस होते हैं। तो जब मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा करंट अगर फ्लो करता है तो वहाँ पर फ्यूज़ क्या कर देता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। वायर उसमें एक लगा होता है थिन, जो क्या कर देता है, जो क्या होता है, टूट जाता है और उसकी वजह से जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो वहाँ पर टूट जाता है। तो हम फ्यूज़ को यूज़ करेंगे तो उस मटेरियल को यूज़ करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट, ये मैंने बहुत बार बताया, गलनांक क्या होना चाहिए, उसका कम होना चाहिए। क्योंकि अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आएगी तो वो तभी टूट पाएगा जब उसका पिघलने का जो बिंदु है, गलनांक जो है वो कम होगा। अगर वो पिघलेगा ही नहीं जल्दी से तो वहाँ पर जो है फ्यूज़ ब्रेक होगा ही नहीं। तो जल्दी से पिघलने की वजह से जो मटेरियल उसमें यूज़ करा जाएगा, जो पदार्थ यूज़ होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका जो गलनांक है वो कैसा होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। और इन दोनों का गलनांक बहुत हाई है तो हम ए और बी मटेरियल को यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ होगा एज अ फ्यूज़ में वो हमारा सी मटेरियल हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर सही होगा। जो मटेरियल फ्यूज़ में यूज़ हुआ वो सी होगा और उसकी कंडक्टिविटी जो होनी चाहिए वो भी कैसी होनी चाहिए, चालकता भी कम होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारा एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर से है और इसमें ये पहचानने वाले टर्मरिक दे देगा, फिनोल्फ्थलीन दे देगा या रेड लिटमस या ब्लू लिटमस दे देगा, उनके बेसिस पर आपसे पूछेगा। तो ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ये बहुत बार आपने करे हैं, इस क्वेश्चन को आप पॉज करेंगे और करने की खुद से कोशिश करेंगे, थोड़ा अपना सेंस जो है यहाँ पर आपको लगाना है। अब देखिए 4 टेस्ट ट्यूब हैं, 4 परख नली हैं ABCD और उनमें कुछ सॉल्यूशन है, एक्वस जो है सॉल्यूशन है, जलीय विलयन जो है उनमें पड़े हुए हैं। एक में मिल्क है, एक में ग्लूकोज है, एक में कैलामाइन है और एक में आंवला है। एक में दूध है, ग्लूकोज है, कैलामाइन है और आंवला है। तो ये 4 टेस्ट ट्यूब यहाँ पर हमारी हैं। इनके आधार पर ही हमें यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। व्हाट कलर इज एक्सपेक्टेड व्हेन अ पीस ऑफ रेड लिटमस पेपर इज ड्रॉप्ड इन ईच ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। कौन से रंग अपेक्षित हैं जब प्रत्येक परख नली में क्या हुआ, लाल लिटमस पेपर का एक टुकड़ा जो है वहाँ पर डाला गया। अब आपको पता है जो रेड लिटमस पेपर है, एसिड के केस में, अम्ल के केस में क्या होता है, ये जो नीला लिटमस पेपर होता है, ब्लू जो होता है वो रेड हो जाता है और रेड ही रहता है, ये याद रखेंगे। ब्लू लिटमस पेपर वहाँ पर रेड होता है लेकिन रेड लिटमस पेपर क्या होता है, वो रेड ही रहता है एसिड के केस में। लेकिन अगर मैं बेस के केस में बात करूँ
क्षार के केस में बात करूं तो बेस के केस में क्या होता है, रेड जो है वो आपका क्या होता है, ब्लू हो जाता है, और ब्लू जो होता है वो ब्लू ही रहेगा। क्यों? क्योंकि रेड तो ब्लू हो गया, तो ब्लू ही रहना है ना, ब्लू पे तो कोई, जब ब्लू ही कलर होना है तो ब्लू तो पहले से ही ब्लू है। तो बेस के केस में, क्षार के केस में रेड ब्लू होता है, और एसिड के केस में ब्लू जो है वो आपका रेड होता है। तो बस उसी के बेसिस पर हम अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। ये जो आंवला है, ये सीधी सी बात है, आपका खट्टा है, ये क्या हो जाएगा, आपका एसिड हो जाएगा। तो आंवला एसिड होगा, और एसिड के केस में आपको पता है क्या होता है, नीला जो है वो लाल होता है, और लाल तो लाल ही रहेगा। रेड लिटमस पेपर तो अम्ल के केस में रेड ही रहेगा। तो तीन ऑप्शन यहाँ पर रेड वाले दिखा रहे हैं डी के केस में, तो ये तीनों हमारे कोई भी आंसर यहाँ पर हो सकता है। अब अगर मैं कैलामाइन की बात करूँ तो सीधी सी बात है, जब चींटी हमको काट लेती है तो उसमें एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो उस फॉर्मिक एसिड की वजह से हमें क्या होता है, हमें खुजली होती है, और उसको ठीक करने के लिए हम वहाँ पर बेस लगाते हैं, क्षार लगाते हैं। और क्या लगाते हैं, हम ये एनसीईआरटी में पढ़ते भी हैं, कैलामाइन जो है वहाँ पर हम लगाते हैं, जो कि बेस की तरह काम करता है, क्षार की तरह काम करता है। तो बेस के केस में क्या होता है, जो रेड है वो रेड लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो सी यहाँ पर ब्लू होना चाहिए। तो अब 2 ऑप्शन ही रह गए, थर्ड या फोर्थ हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज जो होता है वो शुगर होती है, और शुगर के बारे में हम पीछे से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं, ये आपकी न्यूट्रल में कंसिडर करी जाती है। और जब ये न्यूट्रल होगी तो इस केस में कोई फ़र्क रेड लिटमस पेपर पर नहीं आएगा। रेड लिटमस पेपर यहाँ पर कैसा होगा, वो अभी भी क्या रहेगा, वो आपका रेड ही रहेगा। और फोर्थ ऑप्शन में इसे ब्लू दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ से बाहर हुआ, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। और अगर मैं ए की बात करूँ, टेस्ट ट्यूब ए के केस में मिल्क, जिसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6.5 से 6.7 इसकी पीएच वैल्यू होती है, और ये एसिड में ही क्या होता है, आपका कंसिडर करा जाता है। याद रखेंगे, देखिए एसिड जो होते हैं, जो अम्ल होते हैं, उनकी पीएच वैल्यू 7 से क्या होती है, कम होती है। और जो न्यूट्रल होते हैं, जैसे पानी वगैरह हो गया, तो उसकी पीएच वैल्यू 7 होगी। लेकिन जो बेस होंगे, जो क्षार होंगे, उनकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, क्योंकि एसिड की पीएच वैल्यू 6.5 to 6.7 के बीच में होती है, तो ये 7 से कम है, तो ये एसिड अम्ल में ही आएगा। और एसिड के केस में जो रेड लिटमस पेपर है वो रेड ही रहेगा, क्योंकि उसमें ब्लू रेड होता है, और रेड तो रेड ही रहता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हमारा रिजेक्ट होने के बाद कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों का अनुप्रयोग नहीं है, ये हमको बताना है। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन ही होती है। जब करंट पास करा है, जैसे पानी है, पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा, उनके बुलबुले वहाँ पर उठते हुए मिलेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर आएगा। सेम ऐसी जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, विद्युत लेपन होता है, कि उसमें क्या होता है, कोई मेटल होता है, कोई धातु होता है, उसके ऊपर दूसरे धातु का क्या हो जाता है, लेपन कर दिया जाता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो मेटल के ऊपर दूसरा मेटल चढ़ा दिया जाता है ताकि वो प्रोटेक्ट रह सके लंबे समय तक। तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आपके किसके थ्रू होती है, केमिकल इफेक्ट। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, विद्युत चुंबकत्व है, ये आपका जो है मैग्नेटिक इफेक्ट में आएगा। हम करंट के 3 इफेक्ट पढ़ते हैं, हीटिंग, केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, जिस पर आपकी इलेक्ट्रिक बेल जो है, जो घंटी होती है, वो काम करती है। तो ये मैग्नेटिज्म वाला जो है, ये किस में आएगा, ये केमिकल इफेक्ट में नहीं आएगा, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन ही यहाँ से बाहर हो जाएगा। बाकी गैल्वेनाइजेशन जो होता है, जस्दीकरण जो होता है, इसमें भी क्या होता है, जैसे जो आयरन है या स्टील है, उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, आयरन के ऊपर क्या कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसकी कोटिंग करा दी जाती है, कि एक परत जो है वो दूसरी परत पर जाकर चिपक जाती है आयरन के ऊपर, जैसे जिंक की कोटिंग कर दी उसकी प्रोटेक्शन के लिए, तो ये आपका गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे केमिकल इफेक्ट से हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 ही जो है वो यहाँ से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये 2021-22 में भी बना था, तो पुराने प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जब आप 2023 का जो पेपर है वो देने जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू अ पेरिस्कोप। निम्नलिखित वैज्ञानिक प्रत्ययों में से किसका प्रदर्शन परिदर्शी द्वारा किया जा सकता है। देखिए जो पेरिस्कोप होता है
ये परावर्तन के नियम पर काम करता है। किस पर काम करता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर काम करता है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो पेरिस्कोप होते हैं ये पनडुब्बी वगैरह जो होती हैं, सबमरीन जो होती हैं, उनमें ये यूज़ करे जाते हैं समुद्र के ऊपर का देखने के लिए, समुद्र के अंदर। अब देखिए काम कैसे करता है, कुछ इस तरह से होता है। जैसे ये मिरर यहाँ पर लगा दिया गया। अब मिरर लगाने से क्या हुआ, जैसे लाइट यहाँ पर आई तो टकराने के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम पर ये काम कर रहा है, तो जो एंगल आया है उसी एंगल से ये वापस चली जाएगी। तो ये इस तरह से वापस आ गई। सेम ऐसी ये लाइट आई, टकराई और ऐसे वापस चली गई नीचे की तरफ को। तो और फिर जब यहाँ आई तो यहाँ पर भी एक मिरर लगा रखा है। फिर क्या हुआ, ये लाइट यहाँ आई तो यहाँ टकराई, फिर यहाँ से ये इस तरह से वापस चली गई, यहाँ टकराई फिर ऐसे ही वापस चली गई। तो इस तरह से क्या होता है, लाइट यहाँ पर मिरर बीच बीच में लगा दी जाते हैं और टकरा कर वो क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए उसको क्या होता है, हम जो ऑब्जेक्ट बाहर है उसको हम देख पाते हैं। तो ये किस पर वर्क करती है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो प्रकाश का बहु परावर्तन है उस पर ये वर्क करता है। आपका जो पेरिस्कोप होता है, मुझे लगता है अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, इन आ लेबोरेटरी इन विच जोन ऑफ फ्लेम शुड अनीता होल्ड द टेस्ट ट्यूब टू बॉयल वाटर क्विकली। प्रयोगशाला में एक परिक्रली में लिए गए जल को शीघ्र उबालने के लिए अनीता को ज्वाला के कौन से क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए। और अब तो अगर ये आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पीछे हम ये करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका होगा नीला क्षेत्र, ब्लू जोन। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो फ्लेम होती है, जो ज्वाला होती है मोमबत्ती में जब हम देखते हैं तो उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, ब्लू वाला जो हिस्सा होता है वो सबसे हॉट होता है। तो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट यही होता है। तो जल्दी से गर्म करने के लिए इसी का प्रयोग किया जाएगा। बीच वाला जो येलो ऑरेंज वाला पार्ट होता है वो मॉडरेट हॉट होता है, मॉडरेट गर्म होता है। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट जो ब्लैकिश हिस्सा होता है वो आपका लीस्ट जो है हॉट देखने को मिलता है। और ये आपका वो हिस्सा होता है ब्लू वाला जोन, ये नॉन ल्यूमिनस होता है। ये यहाँ पर जो लाइट है वो प्रोड्यूस नहीं करता। जो लाइट हमें दिखती है वो किसकी वजह से दिखती है, येलो और ऑरेंज पार्ट जो है उसकी वजह से, वही आपका ल्यूमिनस पार्ट होता है। ये भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर होगा नीला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। यहाँ पर अब इजी क्वेश्चन बनने शुरू हो गए। ऐसा नहीं है, देखिए 20 के 20 क्वेश्चन आपको टफ मिल जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे ही आपको जो आपके टफ होंगे। तो उन्हीं को आपको क्या करना है, नेगलेक्ट करके जो इजी क्वेश्चन है वहां तक पहुंचना है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, कुछ ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। जो टफ लग रहा है उसको छोड़ें और आगे बढ़ें। तो बेसिकली आपको 20 में से 15 क्वेश्चन जरूर ऐसे मिलेंगे जो आप इजीली क्या कर पाएंगे और बाकी 5 क्वेश्चनों में आप तुक्का भी लगा सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से सही हो जाते हैं और आपके 10 में से 7 क्वेश्चन पेडागोजी में सही हो जाते हैं। तो आप इजीली एक अच्छा स्कोर जो है वो साइंस में कर लेंगे। और ऐसा नहीं है 15 ही जो है आपके सही होंगे, ज़्यादा भी इससे सही हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कि वो सेट उस दिन वाला कितना टफ या मॉडरेट बना है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर भी बहुत से सेट बहुत ईजी रहे, कुछ मॉडरेट भी रहे और कुछ जो है आपके टफ भी रहे। तो कौन सा विलियन यहाँ पर बताना है जो अम्लीय गुणधर्म जो है नहीं दर्शाते। देखिए जो कर्ड है, दही है, वो एसिड है, खट्टा है, तो वो तो जो है यहाँ पर एसिडिक करेक्टर जो अम्लीय प्रॉपर्टी है वो दर्शाएगा। सेम ऐसे अमीनो एसिड जो है ये भी आपका एसिडिक होता है, तो ये भी एसिडिक करेक्टर यहाँ पर शो करेगा। 2 ही हमें बताने हैं जो एसिडिक करेक्टर शो करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आंसर होगा। ग्लूकोज जो शुगर है वो तो न्यूट्रल है। सेम ऐसे ही अल्कोहल जो है वो भी एसिडिक प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका ए और डी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन है आपका। एनसीईआरटी में सेम एज इट इज स्टेप्स दे रखे हैं, उन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चन है। स्टेप फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क आर गिवन बिलो, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पर जो है रेशम के उत्पादन के चरण जो है वो नीचे हमें दिए गए हैं और सही क्रम जो है हमें यहाँ पर व्यवस्थित जो है यहाँ पर करना है। देखिए सबसे पहले क्या करती है, जो मादा रेशम कीड़ा होता है वो अंडे देती है। सबसे पहले वो क्या करेगी, याद रखेंगे, अब यहाँ से समझ भी लीजिएगा इसको। जो मादा रेशम कीड़ा है वो क्या करेगा, वो अंडे देगा। अंडे देने के बाद क्या होता है, जो लार्वा होता है, लार्वा को अंडे से निकलने के लिए अंडे को एक संयुक्त तापमान पर गर्म किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे लार्वा को अंडे से निकलने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें से जो कैटरपिलर होगा, जो उसमें छोटा सा बच्चा होगा, वो जो निकलेगा, उस लार्वा को निकलने के लिए अंडे को क्या करा जाता है, एक उपयुक्त तापमान पर क्या करा जाता है, गर्म करा जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जो लार्वा होता है या रेशम का जो कीड़ा होता है जिसे हम कैटरपिलर बोलते हैं, जो वहां से अब फिर निकल गया है, उसको हम क्या करेंगे, स्वच्छ ट्रे में ताजी शहतूत की पत्तियों के साथ रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो शहतूत की पत्तियां क्या करता है, खाता है। तो वो 20-25 दिन तक खूब खाता है, मोटा हो जाता है। और खाने के बाद क्या होता है, वो जो लार्वा है, जो कैटरपिलर है,
कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि जो लार्वा या रेशम का कीड़ा है, इसे कैटरपिलर और लार्वा दोनों एक ही चीज़ हैं। तो ये जब क्या होगा 20-25 दिन के बाद जब खूब वहाँ पर पत्तियों को खाएगा, खूब मोटा हो जाएगा, इसके बाद क्या करता है, ये खाना खाना क्या कर देता है, बंद कर देता है। और उसके बाद क्या करता है, कृमि कोष जो ककून होता है उसको बुनना क्या करता है, अपने ऊपर प्रारंभ कर देता है। और फिर क्या होता है, कृमि कोष को धूप में रखा जाता है या जल में उबाला जाता है और वहाँ से जो वो ककून है वो हम वहाँ से उसको निकाल लेते हैं। और उसके बाद जो कृमि कोष है, जो आपका ककून है, उससे जो है रेशम निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही सीक्वेंस होगा। अब हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो अंडा देगी, फिर उस अंडे को क्या करा जाता है, गर्म करा जाता है एक सूटेबल टेम्परेचर पर, ताकि क्या वो वहाँ से जो लार्वा है, जो कैटरपिलर है, वो वहाँ से निकले। और जब यहाँ पर कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म जो है, जो वहाँ पर निकला है, वो उसको क्या करते हैं, फिर हम एक जो साफ ट्रे है उस पर रखते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, फ्रेश जो मलबरी लीव्स हैं उनको हम रखते हैं। और वही जो आपका क्या कहते हैं कैटरपिलर है, वो लार्वा है, जो सिल्क वॉर्म है, वो अब क्या करेगा, उसको खाएगा। आफ्टर 25 से 30 दिन बाद ये जो कैटरपिलर है, ये जो सिल्क वॉर्म है, ये क्या कर देगा, खाना खाना बंद कर देगा और अपने ऊपर क्या करता है, ककून जो है उसकी स्पिनिंग करना, उसको बुनना जो है अपने ऊपर क्या कर देता है, शुरू कर देता है। और जब ये अपना ककून बुन लेता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस ककून को सन या बॉइल्ड वाटर के अंदर डाल देते हैं, जिसमें से क्या होता है, वो निकल जाते हैं, उसके धागे वहाँ से हट जाते हैं, वो इजीली वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद जो है इस ककून से हम क्या करते हैं, फाइबर आर टेकन आउट फ्रॉम ककून, और जो ककून है उससे ही जो हमारे फाइबर है हम वो प्राप्त कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सही सीक्वेंस हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 बहुत ईजी है, ये भी आपके नोट्स में है। कर्ड इज द टर्म गिवन इन द फूड ऑफ रूमिनेंट विच इज, जुगाली करने वाले पशु के भोजन को पद जुगाली दिया जाता है। इसे ये जुगाली जो शब्द है ये क्या इंगित करता है, ये कड शब्द क्या इंगित करता है, ये हमको बताना है। देखिए सबसे पहले आपको जुगाली करने वाले पशु जो रूमिनेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, जो अपने खाने को थोड़ा सा खाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर उसको वापस लाते हैं और फिर च्यू करते हैं। जैसे आपने बफेलो, काऊ को देखा होगा, हॉर्स को देखा होगा, ये सब क्या है, ये सब रूमिनेंट हैं। ये क्या करेंगे, खाने को क्या करेंगे, जो है थोड़ा सा पार्शियली क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको वापस लेके आते हैं, फिर उसको पूरा चबाते हैं, डाइजेशन करते हैं। तो यही टर्म जो है आपका कड कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। स्वेलोड, पहले क्या करेंगे, भोजन को निगल लेंगे और उसको पार्शियली क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। निगल गए और आंशिक पाचित भोजन को ही हम क्या कहते हैं, और फिर उसको वो लेकर आते हैं वापस और फिर वो क्या करते हैं, उसको चबाते हैं। तो ये आपका जुगाली जो है टर्म इसमें ही आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर सही होगा। प्रॉपरली च्यूड ये नहीं करते, ये पहले उसको निगल लेते हैं और पार्शियली क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। यही आपका क्या है, जुगाली जो है कहलाया जाता है। तो ऑप्शन 3 मेरा यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। अब क्वेश्चन ईजी बन रहे हैं सारे इसमें जो बन रहे हैं। यू आर प्रोवाइडेड विद 4 सोल्यूशन, 4 सोल्यूशन, 4 विलियन आपको दिए गए हैं। एक बेकिंग सोडा का है, एक सॉल्ट लवण का सॉल्यूशन है, एक कर्ड, एक दही हो गया, एक शुगर हो गया, एक चीनी हो गया। तो 4 हमें ये दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू यूज टू फाइंड द नेचर, एसिड, बेस और न्यूट्रल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनको प्रत्येक विलियन की प्रकृति की, वो अम्लीय है, एसिड है, जैसे अब हमें ये तो यहाँ पर पता है कि ये बेस है, ये क्षार है, अब इतना रट चुका है। ये आपका क्या है, ये सॉल्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका न्यूट्रल है। चीनी जो होती है वो क्या होती है, मैंने बहुत बार बता दिया, शुगर हो गया। अगर ग्लूकोज बोल देगा आपसे तो वो न्यूट्रल होगी। दही क्या होता है, आपका एसिड होता है। ये तो अब हमें रट चुके हैं। लेकिन अगर सपोज आपको ये नहीं पता है तो आप किसका उपयोग करेंगे इनका पता लगाने के लिए, वो हमें यहाँ पर बताना है। अब देखिए आप सोचेंगे ये तो चारों ही इंडिकेटर हैं, तो हम क्यों ना चारों का ही प्रयोग यहाँ पर करेंगे। अब लेकिन आंसर तो एक ही होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में सीटेट वालों ने 2 आंसर माने, एक तो पहला ऑप्शन और एक दूसरा ऑप्शन। तो जिन बच्चों ने भी पहला और दूसरा ऑप्शन टिक किया था उनका जो आंसर है ये यहाँ पर ठीक हो गया। अब बच्चों को लग रहा होगा कि फिनोल्फ्थलीन भी तो इंडिकेटर है, टर्मरिक का भी तो हम इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन हम पीछे भी देखते आ रहे थे टर्मरिक के केस में, न्यूट्रल के केस में, जैसे शुगर है, शुगर क्या है, न्यूट्रल है। अब यह पानी है, पानी भी क्या है, वाटर भी क्या है, न्यूट्रल है और उसमें शुगर पड़ी हुई है सपोज, और अगर मैं उसमें टर्मरिक डालूंगी तो वहाँ पर कलर येलो हो जाएगा। और आपको पता है एसिड के केस में भी, अम्ल के केस में भी टर्मरिक में जो कलर है वो येलो ही रहता है। तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है शुगर को पहचानने में और कर्ड को पहचानने में। टर्मरिक का अगर हम यूज़ करेंगे तो इसलिए टर्मरिक का हम यूज़ नहीं करेंगे। हम ऐसे सूचक, हम ऐसे इंडिकेटर का प्रयोग करेंगे जो दोनों परिस्थिति में, चाहे एसिड हो या बेस हो, दोनों के केस में क्या करे, अपना कलर चेंज
जो है वहाँ पर चेंज करें। ऐसे ही यहाँ पर फिनोफ्थलीन हो जाएगा। फिनोफ्थलीन जो होता है एसिड या न्यूट्रल के केस में, जैसे शुगर है यहाँ पर न्यूट्रल है और एसिड है, इन दोनों के केस में ही फिनोफ्थलीन जो है वो कलरलेस रहेगी। तो हमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है या एसिड है, तो इसलिए हम फिनोफ्थलीन का प्रयोग भी नहीं करेंगे। बेस के केस में ये पिंक कलर देगा, तो यहाँ पर फिनोफ्थलीन और टर्मरिक का प्रयोग नहीं होगा। मिथाइल ऑरेंज और चाइना रोज दोनों का ही प्रयोग करा जा सकता है। यहाँ पर ये जो मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन है, ये दोनों आपके सिंथेटिक जो है सूचक होते हैं, कृत्रिम सूचक होते हैं। टर्मरिक और चाइना रोज रो है, ये आपके प्राकृतिक सूचक हो जाएंगे। चाइना रोज बेसिकली क्या है, आपका जो गुड़हल का पौधा होता है, व्हाइट कलर का आता है, वो आपका चाइना रोज होता है। अब देखिए जो मिथाइल ऑरेंज होता है, अब आपको ये पता होना चाहिए, जो एसिड है ये अम्ल में क्या होता है, रेड कलर देता है, और जो बेस होता है उसमें ये कैसा कलर देता है, येलो कलर देता है। तो बेकिंग सोडा के केस में ये येलो कलर दे देगा। सॉल्ट क्योंकि न्यूट्रल है तो वहाँ पर कोई कलर देगा नहीं। कर्ड के केस में ये क्या करेगा, रेड कलर दे देगा, और शुगर के केस में भी कोई कलर नहीं देगा। तो यहाँ पर हम मिथाइल ऑरेंज से इन चारों को जो है बता पाएंगे। सेम ऐसे ही चाइना रोज के केस में होगा। चाइना रोज जो होता है वो एसिड के साथ कैसा रंग देता है, अम्ल के साथ जो है वो डार्क पिंक कलर देता है। कैसा कलर देता है, डार्क पिंक कलर देता है। और जो बेस होते हैं, जो क्षार होते हैं, उसमें जो चाइना रोज होता है वो कैसा कलर देता है, वो आपका ग्रीन कलर देता है। तो हम इजीली यहाँ पर पहचान जाएंगे। और जो न्यूट्रल होंगे वहाँ पर कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि आपका यहाँ पर सॉल्ट सोल्यूशन हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। तो हम मिथाइल ऑरेंज और चाइना रोज का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है वो मेरे यहाँ पर आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। ये भी इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, निम्न में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होना चाहिए, पत्तियों में जो पहले से ही क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, वो जो है आपका एक्टिवेट होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, तभी तो वो एक्टिवेट होगा, क्योंकि सन की प्रेजेंस में जो पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल है वो क्या होता है, जब लाइट उस पर पड़ती है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। पर्णहरित जो है द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, सीधी सी बात है, क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और तभी वो अपना कार्य करना शुरू करता है। तो ये तो बिल्कुल फोटोसिंथेसिस के टाइम पर होता है। और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ पर यूज़ होती है, और जो पानी है वो वहाँ पर यूज़ होता है। ये दोनों वहाँ पर रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन के बाद आपको क्या मिल जाता है, आपको जो ग्लूकोज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6, ये यहाँ पर मिल जाता है। और साथ में जो ऑक्सीजन है 6O2 जो है, ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पर रिलीज होती है। तो ये पूरी आपकी केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट बना, ये जो ग्लूकोज यहाँ पर बना, ये जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर फॉर्म हुआ, यही बाद में जाकर पत्तियों में किस में कन्वर्ट हो जाता है, यही आपका स्टार्च जो मंड है उसमें वहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो बी भी यहाँ पर सही होगा। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में अपचयन हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है। जैसे आपने देखा था 6CO2 जो है बाद में जब रिएक्शन हुई इसकी 6H2O के साथ, तो ये आपकी C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें ये जो है यहाँ पर बदल जाती है। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ यहाँ पर सही है। ऑक्सीडेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है कि कार्बन जो है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं, ऑक्सीकरण नहीं हो रहा कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में, ये तो हम पढ़ते ही नहीं है। और कार्बन कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत हो गया है। ये फोटोसिंथेसिस के टाइम पर अकर नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर आप इसको समझेंगे भी और अच्छे से इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। और पहले भी 2021-22 में भी हमने इसको समझने की कोशिश की थी। द फ्री एंड ऑफ वायर इन अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ सेल एंड अ स्विच आर कनेक्टेड 1 by 1। दो वायर है ना, दोनों वायर को क्या करा गया है, सर्किट में जोड़ा गया है। एक वायर की लेंथ 10 सेंटीमीटर है और उसकी थिकनेस 5 mm है। दूसरा वायर है, उसकी जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर है और उसकी थिकनेस, दोनों की थिकनेस, जो दोनों की मोटाई है वो दोनों की क्या है, दोनों की बराबर है। लेकिन जो दोनों की लंबाई है, जो लेंथ है वायर की, वो चेंज है। एक की जो है, ए वायर की जो है 10 है और बी वायर की 20 सेंटीमीटर है। अब इसी के रिगार्डिंग जो हमें सत्य है वो यहाँ पर बताना है। देखिए, अब जो ये हीट होती है, जो ये ऊष्मा होती है, ऊष्मा के रिगार्डिंग हमसे ये पूछ रहा है। तो अब आप यहाँ पर समझ लीजिएगा 3 फैक्टर होते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड अपॉन, देखिए इसे ही हम जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है
तो हीट भी प्रोड्यूस होती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, जो ऊष्मा बन रही है इसे ही हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ऊष्मा का क्या होता है, ये विद्युत प्रभाव जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये जो हीट वायर में प्रोड्यूस हो रही है ये 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो मटेरियल होता है, जितना अच्छा मटेरियल होगा उतनी ही कम हीट वहाँ पर प्रोड्यूस होगी, क्योंकि अगर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ पर अच्छी प्रोड्यूस नहीं होगी। अच्छा मटेरियल वही माना जाएगा जहाँ पर जो ऊष्मा है, हीट जो है वो, जैसे कहते हैं ना लैपटॉप या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस पे आप वर्क कर रहे होते हैं, अगर वो जल्दी, जैसे फ़ोन ही हो गया, अगर वो जल्दी हीटअप कर जाता है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो जल्दी से क्या करे, हीट ना करे। तो बेस्ट कंडक्टर जो होते हैं, बेटर कंडक्टर जो होते हैं, प्रोड्यूस लेस हीट। जो बेटर कंडक्टर होंगे वो क्या करेंगे, हीट को क्या करेंगे, लेस प्रोड्यूस करेंगे। तो मटेरियल जो है वहाँ पर ऐसा होना चाहिए जो वो अच्छा कंडक्टर है, जो अच्छा चालक हो। जो अच्छा चालक होगा वो उतनी ही जल्दी अपने अंदर से हीट को निकाल भी देगा। इसी वजह से हमें मटेरियल जो है वहाँ पर अच्छा यूज़ करना चाहिए, जो बेटर कंडक्टर हो। अगर वो अच्छा कंडक्टर नहीं होगा तो वहाँ पर जो हीट है वो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो निकल नहीं पाएगी। तो ये तो हो गई मटेरियल की बात। फिर दूसरी बात आती है लेंथ की। देखिए लेंथ ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। अब देखिए ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जब फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे। अब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी दूरी तक ये जाएंगे, तो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, वहाँ पर हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर इतने तक ही हीट प्रोड्यूस होगी, इतने तक का वायर है तो इतनी ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चल पाई, तो इतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर वायर की लेंथ ज़्यादा है तो सीधी सी बात है वहाँ पर जो है पार्टिकल जो है ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा होगा, तो जो हीट भी प्रोड्यूस होगी रेजिस्टेंस के माध्यम से वो भी वहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो लेंथ पर डिपेंड करती है आपकी हीट। आप ऐसे भी याद रख लीजिए सिंपल, अगर मैं लेंथ को बढ़ाती हूँ तो जो हीट है वहाँ पर वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर जब ये वायर की लेंथ ज़्यादा है तो इट मीन्स इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, सॉरी लेंथ इस वायर की ज़्यादा नहीं है, वायर की लेंथ किसकी ज़्यादा है, इस सेकेंड वाले की ज़्यादा है। तो मोर हीट विल बी प्रोड्यूस इन केस ऑफ बी की घटना में जो अधिक ऊष्मा है वो वहाँ पर उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। इस बात को माइंड में रख लीजिए, जितनी ज़्यादा ऊष्मा प्रोड्यूस करानी है तो वायर की लेंथ, वायर की जो लंबाई है वो उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर होनी चाहिए। अब बात होगी थिकनेस की। अब यहाँ पर तो थिकनेस इक्वल दे दी, अगली बार पक्का एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसमें लेंथ बराबर दे देगा लेकिन थिकनेस बदल देगा, जो उसकी मोटाई है वो बदल देगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ही तो बदल देते हैं ये क्वेश्चन। तो अब ये थिकनेस पर कैसे डिपेंड करता है। लंबाई के केस में तो मैंने क्या बताया, लंबाई जितनी ज़्यादा हीट उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, लेकिन थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी हीट उतनी ही कम प्रोड्यूस होगी। उसके पीछे रीज़न देखिए, मैंने सपोज रोड मान लीजिए, रोड मैंने चौड़ी चौड़ी कर दी तो यहाँ पर क्या होंगे, पार्टिकल इजीली निकल जाएंगे, तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब अगर थिकनेस कम होगी तो सब घिचपिच में हो जाएंगे, और जब घिचपिच में हो जाएंगे तो वो रुकेंगे, और जब वो रुकेंगे, मैंने आपको कहा था जितना ज़्यादा रुकेगा करंट, जितना रुकेगा उतनी ही वो क्या करेगा, हीट वहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। तो थिकनेस अगर ज़्यादा होगी तो जो हीट वहाँ पर प्रोड्यूस होगी वो कम प्रोड्यूस होगी, ये भी आप याद रखेंगे। तो थिकनेस के बढ़ाने पर हीट घटती है, लेंथ के बढ़ाने पर हीट जो है वो बढ़ जाती है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन सेकेंड मेरा यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, संजय पुट एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल इन अ रेफ्रिजरेटर। आप खुद कर देख लीजिएगा। आप प्लास्टिक की खाली बोतल को रेफ्रिजरेटर में रखें। आफ्टर फ्यू आवर व्हाट विल यू ऑब्जर्व। तो कुछ घंटों के पश्चात आप क्या अवलोकन करेंगे, जो बॉटल है वो कोलैप्स हो जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, वो सिकुड़ जाती है ड्यू टू द डिक्रीज इन प्रेशर इनसाइड द बॉटल। बॉटल के अंदर दाब का ह्रास होने की वजह से क्या होता है, बोतल जो है वहाँ पर संकुचित हो जाएगी। तो ऑप्शन सेकेंड मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, यहाँ पर जो कथन सत्य हैं, ट्रू हैं, वो हमको यहाँ पर बताने हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली इफ इट रिफ्लेक्ट लाइट। बिल्कुल सही है। एक वस्तु तभी दृष्टिगत हो सकती है जब वह प्रकाश का परावर्तन करे। जैसे कमरे में लाइट नहीं है तो आपको जो सामने वस्तु रखी है वो दिखेगी नहीं। जब लाइट होती है कमरे में तो लाइट क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट से टकराती है। जैसे चेयर है तो चेयर से लाइट जाकर टकराएगी, टकराने के बाद वापस आकर आपकी आंखों में आएगी, और आंखों में जब वो रिफ्लेक्ट होकर आती है तभी वो ऑब्जेक्ट जो है आपको दिखता है। तो यहाँ पर यही बात बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमें तभी दिखता है जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिख जाता है। तो ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। और जब ए सही होगा तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन यहाँ से बाहर होगा और इन तीनों में से ही कोई हमारा आंसर होगा। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज प्रोड्यूस रियल इमेज। देखिए जो कॉन्वेक्स लेंस होता है
जो उत्तल लेंस होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, सेम वही काम करता है जो आपका काम कौन करता है, कॉनकेव मिरर करता है, अवतल दर्पण काम करता है। तो कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज भी बनती है, जब हम दूर रहते हैं तो हमारी जो इमेज होती है वो रियल होती है। मैंने पीछे भी सारा कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, पूरे 6 के 6 केसेस समझाए थे। तो रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, लेकिन जब हम फोकस और क्या होता है यहाँ पर पोल के बीच में आ जाती है, हमारी जो ऑब्जेक्ट है फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा, तो इमेज वहाँ पर क्या होती है, वर्चुअल भी बनती है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इमेज हमेशा सर्वदा जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, इसमें जो वर्चुअल इमेज है, आभासी प्रतिबिंब भी है, वो भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। अब जब ऑप्शन बी गलत हो गया तो ये ऑप्शन बी यहाँ से बाहर हो गया। अब आंसर या तो आपका ए और डी है या आपका सी और डी है। तो ए तो हमने देखा था सही था, जब ए सही था तो ऑप्शन नंबर 3 ही जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। अब सी को भी पढ़ लेते हैं, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर भी सेम वही काम करता है जो कॉन्वेक्स लेंस करता है। तो कॉनकेव मिरर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एन एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज। तो ये बात तो सही है भाई, यहाँ पर सी बात भी, एक आवर्तित और सीधा प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अब जब सी भी सही है तो इट मीन्स हो सकता है अब ए भी सही है, ए भी सही है, सी भी सही है। चलो डी को देखते हैं। व्हेन द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव लेंस इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट देन द इमेज ओरिएंटेड इज इरेक्ट। आपको पता ही है जो अवतल लेंस होता है सेम वही काम करता है जो आपका कॉन्वेक्स मिरर करता है। और अवतल लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के दोनों केस में जो इमेज बनती है वो हमेशा छोटी होती है और हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है, आभासी होती है और हमेशा सीधी होती है, हमेशा इरेक्ट होती है। तो डी पॉइंट भी यहाँ पर सही है। एक अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जब बिंब से छोटा होता है तो प्रतिबिंब जो होता है वो उन्मुखीकरण सीधा होता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर ए सी डी तीनों सही हैं। तो ऑप्शन जबकि डी नहीं रखी, और पता है सीटेट की ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन नंबर 3 जो है इन्होंने सही बताया, जबकि इसमें ऑप्शन नंबर 4 भी सही होना चाहिए। बच्चे ऑब्जेक्शन कर नहीं पाते क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चल पाता, और ऑप्शन 3 यहाँ पर सही माना, जबकि ऑप्शन 4 भी ये सही होगा। क्योंकि हम पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर के केस में जब फोकस और पोल के बीच में आपका ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज पीछे ही बनती है, तो सीधी ही बनती है और साथ में वो बहुत बड़ी बनती है। तो ये कैन शब्द लिखा है, इसने ये नहीं बोला ऑलवेज, तो यहाँ पर इसी वजह से इन्होंने ध्यान नहीं करा होगा और ऑप्शन 3 को सही कर दिया। यहाँ पर कैन लिखा है तो कैन तो कर सकता है, अगर ये लिखा होता ऑलवेज हमेशा जो है एनलार्ज और इरेक्ट इमेज बनाता है तब गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें जब हम दूर रहते हैं तो इमेज छोटी भी होती है और आपकी उल्टी भी होती है, लेकिन जब हम पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज पीछे ही बन जाती है, बड़ी सीधी बनती है और बहुत ही एनलार्ज होती है, तो इरेक्ट तो बनती है। तो ये बात तो यहाँ पर सही है। तो इस हिसाब से थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दोनों ही यहाँ पर क्या होने चाहिए, सही आपके होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 जो कि थ्योरी का लास्ट है, इसके बाद पैडागोजी क्वेश्चन देखेंगे। रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। ये क्वेश्चन 2011, 12, 13 वाली जो हमने एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन करे हैं 2011 से 19 वाले, उसमें आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा जिसमें एक ही वीडियो में आपको 2011 से 19 के सारे कंटेंट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वहाँ पर भी ऐसी था, ड्राई जो था हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह क्या था आपका, कोई बेस था, क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था। क्या था आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड था जो कि आपका बेस है आपका, तो वो भी ड्राई था। याद रखेंगे ड्राई जब वो होगा, वो सूखा होगा तो वहाँ पर रिएक्शन वहाँ पर नहीं करेगा वो। तो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या कोई बेस हो डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो सूक्ष्म लिटमस पेपर का कलर नहीं बदलता, ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही है। S1 हमारा ट्रू होगा, तो ये ऑप्शन तो हुआ यहाँ से हमारा बाहर। लिटमस पेपर ऑलवेज चेंज द कलर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन और OH आयन। देखिए लिटमस पेपर में ऐसा कॉन्सेप्ट हम नहीं पढ़ते कि कलर तभी चेंज करता है जब क्या होगा, एक सब्सटेंस में H+ आयन या OH+ आयन होंगे, तो ये बात यहाँ पर गलत है। तो S1 ट्रू है और S2 फॉल्स है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। देखिए जो एसिड होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, ये बात अब यहाँ पर आप याद रख लीजिए। जो अम्ल होते हैं, जो एसिड होते हैं वो H+ आयन रिलीज करते हैं, और जो बेस होते हैं, जो क्षार होते हैं वो OH- आयन जो है वहाँ पर रिलीज करते हैं। लेकिन ड्राई पर्पस लिटमस अपना कलर तभी चेंज करेगा, हमने
लिटमस के बारे में जब पढ़ा था तो हम तो सिंपल ये पढ़ते थे कि एसिड को डालते हैं तो हम वहाँ पर देखेंगे जो नीला है वो लाल हो जाएगा, उसमें H+ और OH आयन वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा नहीं है, और जो चीज़ हमने पढ़ी नहीं है और जो हमने देखा नहीं तो वो सही भी नहीं होगी। तो लिटमस पेपर ऑलवेज चेंज द कलर ओनली इन द प्रेजेंस, तो ये हो गया हमारा गलत, और जब ये गलत तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर हुआ आंसर। इस तरह से हमने ये सारे कंटेंट के क्वेश्चन देखे। देखिए आप कुछ भी कर लें, आप 2011 से 19 के प्रीवियस ईयर की वीडियो देख कर जाते हैं, 2021-22 की जो जितनी भी शिफ्ट कराई थी वो मैंने आपको मैराथन के थ्रू पहले ही करा रखे हैं। आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा जिसमें आपको कंटेंट और पेडागोजी के मैराथन के थ्रू सारे क्वेश्चन 2021-22 में जो शिफ्टों में बने हैं वो सब मिल जाएंगे, वो आप देख जाते हैं। और ये 2022-23 के क्वेश्चंस देख जाते हैं, यही आप कर लेंगे ना तब भी आप साइंस में एक अच्छा स्कोर जो है वहाँ पर कर लेंगे। आपको अगर साइंस के नोट्स चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन विद आंसर जो है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 120 रुपये आप मेरी UPI ID पर पे करेंगे और उसके बाद व्हाट्सएप या जीमेल पर आप मैसेज करेंगे, और मैसेज करेंगे या उसके बाद भी पेमेंट कर सकते हैं। फिर आपको जो नोट्स हैं प्रीवियस ईयर हैं वो सारे के सारे आपके साइंस के जो हैं प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए अब हम देखेंगे पेडागोजी के क्वेश्चन। पेडागोजी का पहला क्वेश्चन 21, वाइल टीचिंग मोशन इन क्लास अ टीचर रिमार्क्ड, कक्षा में गति का शिक्षण करते हुए शिक्षिका जो शिक्षक है उसने टिप्पणी दी, न्यूटन थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू वेरी स्मॉल एंड मैसिव सिस्टम, जो न्यूटन का सिद्धांत था बहुत छोटे और भारी निकायों से संदर्भित अवलोकनों की व्याख्या नहीं कर सकता। दिस इज डन बाय द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाय आइंस्टीन, यह आइंस्टीन के आपेक्षिकी सिद्धांत द्वारा दिया गया था। देखिए जब भी एक साइंटिस्ट ने कुछ बताया, अगर वो नहीं बता पाया कुछ चीज़ को, फिर आगे चल के नए साइंटिस्ट ने उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया, तो वो हमेशा किस फीचर को दिखाता है साइंस के, याद रखिएगा हमेशा वो टेंटिवनेस जो है साइंस की दिखाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट अबाउट नेचर ऑफ साइंस इज द टीचर हाईलाइटिंग अबव, निम्न में से विज्ञान की प्रकृति के किस पहलू पर शिक्षक उपरोक्त में विशेष बल देना चाहती है। वो यहाँ पर विज्ञान की जो अनंतिमता है वो यहाँ पर बताना चाहती है कि विज्ञान जो उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, कि जो चीज़ अगर एक साइंटिस्ट ने बताया उसमें फिर आगे चलकर कोई और उसमें बताएगा, फिर उसमें अगर कुछ गड़बड़ होगी तो फिर आगे कुछ और कोई और साइंटिस्ट बताएगा। तो ये दिखाता है क्या, साइंस का टेंटिवनेस, जो इसकी अनंतिमता है कि ये इसमें परिवर्तन जो है वो होते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, रीड द स्टेटमेंट एंड गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। टीचर एंड हर स्टूडेंट्स आर डूइंग एक्टिविटी ऑन इलेक्ट्रिसिटी, एक शिक्षक या एक शिक्षिका है और उसके विद्यार्थी विद्युत के संदर्भ में क्या कर रहे हैं, क्रियाकलाप जो है वो कर रहे हैं। दे ऑब्जर्व दैट द बल्ब इन एन इलेक्ट्रिक करंट डिड नॉट ग्लो, उन्होंने देखा कि जो विद्युत परिपथ है उसमें जो बल्ब है वो प्रदीप्त नहीं हो रहा था। टीचर आस्क्ड व्हाई डू यू थिंक दिस बल्ब डिड नॉट ग्लो, तुम क्या सोचते हो कि यह बल्ब जो है वो क्यों प्रदीप्त नहीं हुआ। व्हाट कैन यू डू टू मेक इट ग्लो, आप क्या कर सकते हो इसको प्रदीप्त करने के लिए। तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्किल इज द टीचर ट्राइंग टू डेवलप अमंग हर स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों में शिक्षिका निम्नलिखित में से किन कौशल का विकास करने का प्रयास यहाँ पर कर रही है। देखिए कोई चीज़ बच्चों से हो नहीं रही है ना, मतलब वो एक्टिविटी करा रही है, बल्ब जो है वो जल नहीं रहा है, तो टीचर उनसे कह क्या रही है, व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हो कि बल्ब क्यों नहीं जल रहा और आप क्या कर सकते हो जिससे ये बल्ब जलने लगे। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, देखिए ऑब्जर्विंग तो करनी है, टीचर आपको सोचने पर मजबूर कर रही है, कोई रिजल्ट आपका जो निष्कर्ष है वो निकल कर यहाँ पर आ नहीं रहा। आप यहाँ पर क्या करें, जब भी कार्य के बीच में आप कुछ सोचते हो, कोई एक्टिविटी करते हो, तो वो क्या होती है, वो आपकी हाइपोथेसिस होती है, परिकल्पना करना होता है। तो टीचर इसी स्किल पर, इसी कौशल पर बल दे रही है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, परिकल्पना करें कि क्या इसके जो हैं रिजल्ट जो हैं क्या हो सकते हैं, क्या इसमें क्या कारण है जो ये ग्लो नहीं कर पा रहा है। देखिए जब भी कोई एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी हम कर रहे हैं उससे पहले जब हम सोचते हैं तो वो प्रेडिक्शन होता है, लेकिन अगर कार्य के बीच में जब हम सोच रहे हैं एक्टिविटी तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये स्किल जो है टीचर वहाँ पर बच्चों में डेवलप करना चाह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क स्ट्रेटेजी वुड यू अडॉप्ट टू चैलेंज स्टूडेंट अल्टरनेटिव कंसेप्शन दैट इफ देयर इज नो सोर्स ऑफ हीट प्रेजेंट देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, यदि ऊष्मा का कोई सोर्स उपस्थित नहीं है तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बच्चे की ऐसी वैकल्पिक अवधारणा है, मतलब गलत जो है वहाँ पर मिसकंसेप्शन है। बच्चे क्या होते हैं, जो देखते हैं वही मान लेते हैं और जो बुक में लिखा हुआ है फिर वो उसको मानने को तैयार ही नहीं होते, और इन मिसकंसेप्शन को चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है टीचर के लिए।
और कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है क्या इन मिसकंसेप्शंस को आसानी से बदला जा सकता है? नहीं, इनको चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पर अब बच्चे का मिसकंसेप्शन क्या है कि अगर हीट का कोई सोर्स नहीं है तो टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर हीट का सोर्स नहीं भी है तब भी टेम्परेचर में चेंज जो है देखने को मिलता है। मतलब बच्चा ये मान रहा है कि अगर मैं गैस ऑन करूँगा तभी जो है टेम्परेचर में चेंज आएगा। मतलब वो इस तरह की, जब तक हीट का कोई सोर्स नहीं देंगे हम तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। अब इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए? प्रोवाइड अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ, देखिए जब भी ऐसा मिसकंसेप्शन होता है तो बच्चों से क्रियाकलाप और एक्टिविटी कराई जाती हैं जिससे उसका मिसकंसेप्शन जो है वो दूर हो जाए। तो हमें एक ऐसी एक्टिविटी करानी होगी जिससे उसका ये जो वैकल्पिक अवधारणा है वो यहाँ से दूर हो जाए। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर बिल्कुल भी एक्टिविटी को नहीं दिखा रहा है। सेम ऐसे ही पढ़ने के लिए बोल दिया कि टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक को पढ़ें, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब मैं थर्ड ऑप्शन को देखती हूँ, आस्क स्टूडेंट टू डू एन एक्टिविटी which involve grinding few spices in a mixture grinder and observing the change in temperature during the process। बिल्कुल, विद्यार्थियों को एक मिक्सचर ग्राइंडर में कुछ मसाले पीसने का क्रियाकलाप करने और प्रक्रम के दौरान तापमान में परिवर्तन का परीक्षण करने को कहना। अब देखिए यहाँ पर बच्चे का मिसकंसेप्शन दूर होगा, क्योंकि बच्चा ये सोचता है कि अगर हीट का कोई सोर्स नहीं तो टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब वो मसालों को पीस रहा है तो वहाँ पर हीट का तो कोई सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होगा, आप ग्राइंडर को छू के देखेंगे या उसके आसपास देखेंगे तो वो गर्मी हो जाएगी, टेम्परेचर में परिवर्तन वहाँ पर आ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो बच्चे का मिसकंसेप्शन जो है वो यहाँ से दूर हो जाएगा। तो हमें उसे यही एक्टिविटी जो है करानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बाकी आस्क स्टूडेंट टू डू एक्टिविटी विच इन्वॉल्व कीपिंग एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल इन अ रेफ्रिजरेटर, इस एक्टिविटी का इससे मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वही यहाँ पर इसके जो मिसकंसेप्शन है वो दूर कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंक्वायरी इन साइंस, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अन्वेषण से संबंध नहीं रखता, ये हमको बताना है। इट इन्वॉल्व जनरलाइजिंग ऑब्जर्वेशन, यस, इसमें अवलोकन का सामान्यकरण होता है, बिल्कुल। इंक्वायरी में क्या होता है, जांच में क्या होता है, अन्वेषण, खोज। इंक्वायरी में क्या होता है कि बच्चे चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उन्हीं का क्या करते हैं, उन्हीं को लेकर कुछ स्टेटमेंट, जो सामान्यकरण है, जो अपनी अवधारणा है वो वहाँ पर बनाते हैं अवलोकनों को देखकर इंक्वायरी में। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। इट इन्वॉल्व ड्राइंग इन्फ्रेंस, यहाँ पर देखिए जब हम कोई जाँच या कोई इंक्वायरी कर रहे होते हैं, कोई खोज कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है, कहीं जैसे बच्चे ने देखा कि जो लिटमस पेपर है वो नीले को लाल कर देता है एसिड में, है ना, और लाल को नीला कर देता है बेस में, तो उसमें बच्चा फिर एक निष्कर्ष में निकल कर आ गया। जब उसने ये करा होगा कि हाँ अच्छा ये अब एक निष्कर्ष है कि ऐसा होता है, तो उसने पहले जांच करी फिर उसके बाद एक निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष यहाँ पर निकल कर आता है। तो ये भी ट्रू होगा। इट इन्वॉल्व लैबोरेटरी वर्क ओनली, देखिए ये यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, इसमें केवल प्रयोगशाला कार्य होते हैं। नहीं, इंक्वायरी में ज़रूरी नहीं है कि प्रयोगशाला ही कार्य हों, किसी और आधार पर भी प्रोजेक्ट वर्क, रिसर्च वर्क और भी माध्यम से इंक्वायरी जो है बच्चे, जैसे मिट्टी का क्रियाकलाप करा दिया तो वो तो लेबोरेटरी में फील्ड ट्रिप पे ले गए, वहाँ पर भी बच्चे जांच इंक्वायरी कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, नई नई चीज़ें खोज रहे हैं। तो लेबोरेटरी वर्क ही खाली इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। इट इन्वॉल्व कंट्रोलिंग ऑफ वेरिएबल, बिल्कुल देखिए जब भी हम कोई इंक्वायरी कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ उसमें हम कांस्टेंट रखते हैं। जैसे कहीं हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं कि टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, और फिर देखते हैं और चीज़ों में क्या बदलाव आता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम वेरिएबलों को, चरों को क्या करते हैं, नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, तभी हम दूसरी चीज़ों पर क्या कर पाते हैं, एक्सपेरिमेंट जो है कर पाते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें हम कॉन्स्टेंट वहाँ पर रखते हैं। तो ये बात भी सही है, तो ऑप्शन 3 वहाँ से बाहर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरलाइंग ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन साइंस, निम्न में से क्या विज्ञान का एक रचनात्मक उपागम का अध्यस्तर अनुमान नहीं है, ये हमको बताना है। नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर, बिल्कुल देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच में क्या होता है, बच्चे ही क्या करते हैं, अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, अपने आप ही अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद ही रचनाएं करती हैं, क्रिएटिविटी, ये सारे टास्क इसमें होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क होते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच होती है, रचनात्मक उपागम होता है। तो नॉलेज जो है, इसमें ज्ञान जो है शिक्षार्थियों द्वारा सक्रियता से निर्मित होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। और हमें नोट बताना है, नोट वाला, सोशल इंटरेक्शन इन अ कल्चर कंटेस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज।
बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब देखिए सोसाइटी में जो चीज़ें देखते हैं, नेचर साइंस का ये तो जो हम आसपास देखते हैं उसी से तो हम सीखते हैं, उसी की तो नॉलेज हम ग्रहण करते हैं। तो सोशल इंटरेक्शन इन अ कल्चर कॉन्टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ज्ञान के निर्माण के लिए सांस्कृतिक संदर्भ में जो सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं हैं वो आवश्यक हैं। उससे हमारा ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्ट होता है, नॉलेज हमारी कंस्ट्रक्ट होती है और वो उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो सेकंड पॉइंट भी पॉजिटिव है। लर्नर नीव आइडियाज़ आर साइंटिफिकली इनकरेक्ट। देखिए जो नीव आइडियाज़ क्या होते हैं, मतलब बच्चे ने दूसरों की बातों पे एज इट इज़ बिलीव कर लिया, उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं करा, है ना। मतलब बच्चा ऐसी चीज़ों को मान रहा है, जैसे अभी उसका मिसकंसेप्शन था, उसने करा थोड़ी, बस उसने मान लिया। तो जो नीव आइडियाज़ बच्चों के होते हैं वो साइंटिफिकली इनकरेक्ट होते हैं एंड शुड बी एड्रेस्ड। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ गलत है, ये जो सहज विचार होते हैं वैज्ञानिक रूप से गलत होते हैं। नहीं, देखिए साइंस में आर्ग्यूमेंटेशन, गलत चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिव माना गया है, क्योंकि उन्हीं से बच्चा क्या होता है फिर आगे चीज़ें और खोजता है और खोजते खोजते वो अपने रिजल्ट तक पहुँच जाता है। तो मिसकंसेप्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव हैं। गलत चीज़ें आना, फिर उसी से तो वहाँ पे क्या होगा, वो सही चीज़ों तक पहुँचेगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि साइंटिफिकली इनकरेक्ट है। नहीं, जो बच्चे के नीव आइडियाज़ होते हैं, अब जैसे बच्चे, टीचर जो बच्चों से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछती है तो उसमें भी तो बच्चे क्या होते हैं, अपने सहज विचारों को ही देते हैं। कोई चीज़ उन्होंने एक्सपेरिमेंट थोड़ी करी, जो मन में आया कह दिया। तो वो नीव आइडिया जो होते हैं वो साइंटिफिकली इनकरेक्ट नहीं होते। तो यहाँ पर यही क्या हो जाएगा, उन्हें संबोधित किया जाना चाहिए, ये बात भी सही है, लेकिन वो गलत नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो बच्चों के तो न्यू आइडियाज़ आएंगे और वो इनकरेक्ट नहीं है साइंटिफिकली। तो ये ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इन लर्नर प्रोग्रेस फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल शिक्षार्थियों में संप्रत्य निर्माण जो होना चाहिए वो मूर्त से अमूर्त की ओर प्रगति करता है। मतलब जो चीज़ें हैं पहले उन्हें देखो, फिर जो नहीं है उनको समझने की कोशिश करो। तो हम साइंस में कहाँ जाते हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। जैसे फील्ड ट्रिप पर ले गए तो टीचर ने क्या करा, पूरा खेती करता हुआ जो उनका क्रॉप का प्रोडक्शन है कि कैसे पहले जो है पूरा लैंड को क्लीन करा जा रहा है, फिर कैसे उसमें जुताई हो रही है ना, कैसे पानी दिया जा रहा है, कैसे बीज बोए जा रहे हैं। तो पूरा एक कॉन्क्रीट जो है, जो मूर्त है उसको दिखाकर फिर जो नहीं है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो अमूर्त है, उसकी ओर लेकर जाया जाता है। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच होती है। इसमें भी तो ये होता है, बच्चे पहले देखते हैं और फिर जो नहीं है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उनको बनाने के कॉन्सेप्ट जो हैं ऐसे ही बच्चों के बनते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, मुझे लगता है इनको करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। सेम फिर से वो एक छोटी सी स्टोरी दी है, उसके आधार पर हमको बताना है यहाँ पर ये क्या जो है एग्जाम्पल जो है क्या हाईलाइट कर रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। टीबू क्या है, टीबू टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट द होम फॉर प्लांट एंड एनिमल। टीबू बताता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं ये केवल घर नहीं है जंतुओं और पादपों का। मैनी पीपल ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट, लोग भी जो हैं फॉरेस्ट में रहते हैं। सम ऑफ देम में बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स, अलग अलग ट्राइब्स के लोग वहाँ पर रहते हैं, अलग अलग जनजातियाँ जो हैं वहाँ पर रहती हैं। ऐसा नहीं कि प्लांट और एनिमल ही हैं, फॉरेस्ट में क्या है अलग अलग जनजातियाँ भी रहती हैं। टीबू एक्सप्लेन दैट दीज पीपल डिपेंड मोस्टली ऑन फॉरेस्ट, ये भी बताता है कि ये जो लोग हैं फॉरेस्ट पर ही डिपेंड होते हैं। फॉरेस्ट ही उन्हें खाना, शेल्टर, उनको रहने का घर, वाटर और मेडिसिन जो है ये सब वहाँ पर उनको प्रदान करता है। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट इन द फॉरेस्ट, उनको बहुत ट्रेडिशनल, उनकी जो पुरानी नॉलेज है वहाँ पर है, उनको बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट जो हैं वो पता है इन द फॉरेस्ट। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन डज द अबव एग्जाम्पल हाईलाइट और इंडिकेट, हमको बताना है क्या ऑब्जेक्टिव यहाँ पर साइंस एजुकेशन का हाईलाइट हो रहा है। अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, देखिए यहाँ पर कोई भी मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज का कोई भी यहाँ पर कनेक्शन नहीं दे रखा है। जब मैं सेकंड ऑप्शन देखूंगी रिलेट टू एनवायरनमेंट बोथ लोकल एज वेल एज ग्लोबल, बिल्कुल एनवायरनमेंट को लोकल और ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करी जा रही है, तो बिल्कुल ये बात तो सही है। नर्चर द एथेटिक सेंस एंड क्रिएटिविटी, नहीं क्रिएटिविटी कोई हम यहाँ पर नर्चर नहीं कर रहे हैं बच्चे के अंदर, सिंपल सी कुछ बातें हैं जो बताई जा रही हैं एनवायरनमेंट के बारे में और कैसे वो जो है सोसाइटी से रिलेट करती हैं। व्यू साइंस एज अ सोशल एंटरप्राइज, तो बी और डी यहाँ पर सही होगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा,
क्योंकि साइंस में यहाँ हम देख रहे हैं कैसे वो सोसाइटी से जुड़ी अलग अलग ट्राइब के लोग वहाँ रह रहे हैं। विज्ञान एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखा जाता है और ये साइंस की प्रकृति भी है, ये साइंस का नेचर भी है। तो डी पॉइंट तो सही होगा। ऐसे ही पर्यावरण से संबंध स्थापित करना स्थानीय एवं वैश्विक दोनों की, पर्यावरण से कैसे देखिए संबंध स्थापित किया जाता है स्थानीय लेवल पर भी और वैश्विक लेवल पर भी, क्योंकि वो हमें खाना देता है, शेल्टर देता है और बहुत सी औषधियाँ जो है वो हमें दे रहा है और कैसे ट्राइबल लोग जो हैं वहाँ रह रहे हैं। तो बी और डी पॉइंट जो है वो इस पैराग्राफ को दिखाने की कोशिश करें, यही ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हम बातें डालना चाहते हैं साइंस की। तो बी और डी यहाँ पर सही, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। दिस स्टेटमेंट क्या है? जो सूत्रकर्णिका होती है वो कोशिका का बिजली घर होता है। तो ये कथन क्या है? देखिए यहाँ पर हमने जो सेल होता है, कोशिका होते हैं, उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसको समझाने के लिए हमने क्या बोला कि ये कोशिका का बिजली घर है, मतलब जहाँ ऊर्जा बनती है उसी तो हम बिजली घर कहते हैं। तो इन्होंने सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को समझाने के लिए कुछ और बताने की कोशिश की कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये जो है ये क्या है, ये बिजली घर है, जबकि बिजली घर थोड़ी है वो। तो यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट को बताने के लिए दूसरे कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया है। तो ये यहाँ पर क्या है, बहुत बार बताया, ये अनुरूपता है, एनालॉजी है। मैंने ये बोला कि जैसे बिजली घर में बिजली जो है पूरी एनर्जी वहाँ पर बनती है, सेम ऐसे ही कोशिका के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, बिजली घर होता है। वहाँ पर ऊर्जा का, एनर्जी का जो है एटीपी की फॉर्म में क्या होता है, निर्माण वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर समझाने के लिए कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है, तो वो होती है आपकी एनालॉजी, अनुरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। S1 यहाँ पर कथन क्या दिया है, साइंटिफिक जो थ्योरीज होती हैं मे बी इनकमेंशुरेबल, जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं वो असमय हो सकते हैं, मतलब इनका कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है मेज़र करने का। जो हम आसपास देखते हैं, जो हमने ऑब्जर्वेशन करी, जो हमने करते हुए चीज़ें, नेचुरल फिनोमिना जो हमने होते हुए देखे, उनको हमने एक्सप्लेन कर दिया, तो वो है हमारी साइंटिफिक थ्योरी। और इनका कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है जिनके बेसिस पर हम इनको मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या होती हैं, ये इनकमेंशुरेबल होती हैं। ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही है। और ये जो मीनिंग, और क्यों है ये इनकमेंशुरेबल, क्योंकि मीनिंग ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इन अ थ्योरी, एक सिद्धांत में जो वैज्ञानिक संप्रत्यय होता है वो उसी सिद्धांत पर निर्भर होते हैं जिससे वे संदर्भित होते हैं। क्योंकि जो इनमें जो मीनिंग होते हैं साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के, जो इन थ्योरी में होते हैं, वो डिपेंड करते हैं उन्हीं थ्योरी पर जिनसे वो बिलोंग करते हैं। तो थ्योरी पर ही वो डिपेंड कर रहे हैं, उनका कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है मेजर करने का, इसी वजह से। तो यहाँ पर S1 और S2 दोनों सही हैं और S2 उसकी सही व्याख्यान भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज एन इंक्लूसिव साइंस क्लासरूम। निम्न में से क्या विज्ञान की एक समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। समावेशी कक्षा कौन सी है, जहाँ पर हर तरह का बच्चा है, कोई इंटेलिजेंट भी हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, कोई मंद बुद्धि का बच्चा भी हो सकता है, तो किसी में किसी तरह का विकार भी हो सकता है। तो ऐसी कक्षा जहाँ पर हर तरह का बच्चा है, मतलब मातृभाषा बहुत बच्चों की अलग है, तो वो इंक्लूसिव साइंस क्लासरूम वहाँ पर होगी। और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये हमको बताना है। टीचर यूजेज वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग अप्रोच टू प्रमोट लर्निंग। बिल्कुल, शिक्षक अधिगम की प्रोन्नति के लिए विविध शिक्षण अधिगम उपागमों का उपयोग करना, क्योंकि बच्चे अलग अलग तरह के हैं, तो अलग अलग वैरायटी ऑफ टीचिंग जो लर्निंग अप्रोच है टीचर वहाँ पर यूज़ कर रही है, ये बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक होगी। टीचर एंगेज लर्नर इन अ ग्रुप वर्क एंड अ कोलैबोरेटिव लर्निंग। शिक्षक शिक्षार्थियों को समूह कार्य और सहयोगात्मक अधिगम में व्यस्त रखता है। क्यों? क्योंकि ताकि बच्चों में हीन भावना ना आए, बच्चे एक साथ मिलकर सब एक साथ कार्य करें, कोई ये ना समझे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कोई बहुत बेकार हूँ। ठीक है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर सही है। टीचर डिज़ाइन यूनिफॉर्म एजुकेशनल अप्रोच फॉर पारिटी अमंग लर्नर। ये यहाँ पर गलत है। शिक्षार्थियों में क्षमता के लिए शिक्षक एक समान शैक्षिक उपागम जो है वहाँ पर अभिकल्पित करता है, ये गलत है। देखिए, बच्चा अलग अलग है तो वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग अप्रोच वहाँ पर होगी। एक यूनिफॉर्म एजुकेशनल अप्रोच आप फॉलो नहीं कर सकते इंक्लूसिव क्लासरूम में, क्योंकि हर तरह का बच्चा अलग है। अगर बच्चा सुपर इंटेलिजेंट है तो हम उसको कुछ एक्स्ट्रा जो थोड़ी टफ एक्टिविटीज़ हैं वो उनमें उसको इन्वॉल्व करेंगे, तो उसी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है हमारी एजुकेशनल अप्रोच होगी, सबके लिए यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। तो ऑप्शन 3 जो है वही यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच अमंग द फ्लोइंग इज अ कॉमन अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन यू आर लाइकली टू एनकाउंटर वाइल टीचिंग प्रेशर टू द लर्नर ऑफ क्लास 8। कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को दाव का शिक्षण करते हुए आप निम्नलिखित में से किस प्रचलित वैकल्पिक अवधारणा का सामना कर सकते हैं, ये हमको बताना है। एज अ टीचर हैं, फिर आप अपने आप को एज अ बच्चे भी समझिए कि कौन सा पॉइंट इन चारों में से बच्चों को समझने में दिक्कत हुई और उसकी रिगार्डिंग बच्चे को क्या हो सकता है, वैकल्पिक अवधारणा हो सकती है। मतलब बुक में जो लिखा है उससे अलग वो कहीं ना कहीं कुछ सोच रहा है। प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड इंक्रीज विद द डेप्थ, इसको समझाना बच्चे के लिए बहुत आसान है। हम उसको सीधी सी एक बॉटल देंगे, उसमें पानी जो है अलग अलग लेवल पर होगा, यहाँ पर छिद्र कर देंगे, उसमें होल करेंगे तो दूर तक जाएगा पानी, यहाँ होल करेंगे तो पानी कम, यहाँ होल करेंगे तो पानी और कम। तो इससे बच्चा जो है बड़ी आसानी से समझ जाएगा कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तभी तो क्या हो रहा है, यहाँ तक पानी दूर तक जा रहा है। तो ये उसका मिसकंसेप्शन नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसको इजीली समझाया जा सकता है, ये बच्चा देखता भी है। देयर इज नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन आउटर स्पेस, बिल्कुल स्पेस में क्या होता है, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, उसकी परतें नहीं है, तो कोई वहाँ पर क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं। तो ये भी मिसकंसेप्शन होना बच्चे के लिए मुश्किल है। प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, देखिए ये पढ़ने में ही आपको ऐसा लग रहा होगा अभी कि क्या पूछ लिया, तो इसके रिगार्डिंग पक्का बच्चे को क्या हो सकता है, मिसकंसेप्शन हो सकता है। ये तो ये कॉमन अल्टरनेटिव मिसकंसेप्शन में आ जाएगा कि प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बच्चे को एग्जाम्पल के थ्रू समझाना बहुत मुश्किल है ना। इसमें आप बच्चे को ये नहीं बता सकते, जैसे कि टेम्परेचर घटता है तो होता क्या है, जो पार्टिकल वगैरह जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत पास पास आ जाते हैं, और जब वो पास पास आ जाते हैं, क्लोजर हो जाते हैं, तो डेंसिटी बढ़ती है, जिससे क्या होता है, प्रेशर जो है वहाँ पर जो है वो बढ़ जाता है। तो ये मैंने आपको एज ए एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसको प्रैक्टिकली दिखा पाना बहुत मुश्किल है। तो इसके रिगार्डिंग बच्चे को क्या हो सकता है, मिसकंसेप्शन जो है वो हो सकता है कि तापमान के घटने पर गैस का दाब में वृद्धि होती है। तो यही हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पर आंसर होगा। बाकी फोर्थ देखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ एयर एट अ गिवन टेम्परेचर, ये भी सिंपल है, इसको भी समझाया जा सकता है। दिए गए एक तापमान पर वायुमंडलीय दाब वायु के जो घनत्व होता है उसके समान अनुपाती होता है। घनत्व ज़्यादा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज़्यादा, और घनत्व कम तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम। पार्टिकल दूर दूर हैं तो वहाँ पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, पार्टिकल पास पास हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट दिख रहा है यहाँ पर, यही जो है इसके रिगार्डिंग बच्चे को मिसकंसेप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। और इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।